ऑफिशियली अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हम इसको इस पैटर्न में लेके चलेंगे। पहले हम कुछ सेक्शंस डिस्कस करेंगे जो इनकम से रिलेट कर रहे हैं, फिर देन विल मूव टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, देन स्पेशल एक्सपेंसेस, और फिर जो इम्पोर्टेंट एरिया होगा अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम उन्हें डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना सेक्शन नंबर 18, जो पहला सेक्शन है जो हमारे बता रहा है कि हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन कौन सी इनकम जो है वो शामिल होती है, वो पार्ट बनती है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। दे रिमेंबर, ये सेक्शन नंबर्स याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये जो सारा सेक्शन लिखा हुआ है ये अंग्रेज़ी, ये भी आपने मेमोराइज नहीं करनी। आप इसको सुने, ये वाली सारी कहानी सुनो, और इसको सिंपल आपने फिर क्या करना है, जस्ट रिमेंबर रखना है कि कौन कौन सी इनकम पार्ट बनती है उस माइंड में, नॉट इन द अंग्रेज़ी। इसमें से तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने अंग्रेज़ी में याद नहीं रखनी। लेट इट बी क्लियर। वो ना हो कि आप हिल हिल के रटे मार रहे होंगे कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ना, सुनना है, समझना है, दैट्स इट। उसके आगे आपने कुछ नहीं करना। अब सेक्शन नंबर 18 ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन कौन सी इनकम जो है वो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगी। वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है? सेक्शन नंबर 18 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब सेक्शन नंबर 18 कहता है कि तमाम प्रॉफिट्स या गेन जो आप बिजनेस में कमा रहे हैं वो आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनते हैं। अब देखिए, जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, जो प्रॉफिट्स हमेशा आप अर्न करते हैं अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से। जो डे टू डे आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे होते हैं उससे आप क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रॉफिट्स वगैरह अर्न कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं शॉप खोलता हूँ, मैं मिल्क शॉप खोल के बैठता हूँ, मैं दूध बेच रहा हूँ, दही बेच रहा हूँ। मैं नहीं, मतलब आई एम अज्यूमिंग, अभी ना समझे आप कि फ़रोख हमजे जो है वो दूध दही वाला है, फ़रोख हमजे मिल्क शॉप, ये ना कीजिएगा। मैं दूध बेच रहा हूँ, मेरी मिल्क शॉप है। अब वो दूध का रेवेन्यू, दही का रेवेन्यू, उस रेवेन्यू से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो जो दूध बेच रहा हूँ, वो जो दही बेच रहा हूँ, उससे पैसा आ रहा है, उसके एक्सपेंसेस करूँगा तो वो मेरे प्रॉफिट्स कहलाएंगे। उसके अलावा जब मैं उसी बिजनेस में, उस दुकान के मेरे एसेट्स हैं, लाइक मेरे पास काउंटर है, मेरे पास फ्रिज है, मैं उसको बेचता हूँ, उसको डिस्पोज करता हूँ, उनके एसेट्स पे जो मेरा गेन आएगा, मुनाफा आएगा बिजनेस के एसेट्स के, वो भी मेरा कहाँ चार्ज होगा, वो भी मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज हो रहा होगा। तो रिमेंबर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में मैंने रेफरेंस दिया था आपको कि डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं, हम उनको डिस्पोज करते हैं तो वो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनते हैं। सो दैट्स वाई अगर आप बिजनेस के एसेट्स बेच रहे हैं, उस पर गेन आ रहा है, आप नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके ऊपर जो आपके प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे हैं, ये सारे आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई आपने ऐसी एसोसिएशन बनाई है जो गुड्स वगैरह बेच रही हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, गुड्स या सर्विसेज दोनों दे रही हैं, तो उनसे जो पैसे आएंगे वो भी आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनाएंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने एक कंपनी ओपन कर ली है, आप एसी बना के बेच रहे हैं और साथ आप एसी की इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो वो एसी और उसकी सर्विसेज से जो पैसे आपको आएंगे वो आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेंगे। आप अकाउंटेंट अपनी फॉर्म बना लें, आपकी बिजनेस के बनेगी। आप डॉक्टर अपना क्लिनिक बना लें, आपके बिजनेस का पार्ट जो है ये बन रही होगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी इनकम कमा रहे हैं फ्रॉम द लीज ऑफ टैंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, सर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट दिस। टैंजिबल प्रॉपर्टी, टैंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा, इस पॉइंट को अपने नोटबुक पे कोने पे दाएं बाएं लिख लें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो टैंजिबल है, वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है। उस टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो हमने बात की थी वो फिक्स प्रॉपर्टी, डेट लैंड, डेट बिल्डिंग, वो तो फिक्स वन, अगर हम उसको रेंट पे दे रहे थे तो वो हमारी हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। रिमेंबर, इसको लिख लो। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप इसको रेंट पे देते हैं तो वो हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। लिख लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दें, हायर पे दें, लीज पे दें, उसकी रेंटल इनकम हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। जो सेक्शन हमने 15 पढ़ा था और 15A पढ़ा था, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स लगा के कहानी ख़त्म कर देंगे।
लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, अब मूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जो हिल सकती हैं। लाइक आपके पास कार है, आपके पास मशीन है, आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास कॉम्प्रेसर है, आपके पास जनरेटर है, इस तरह की चीज़ें। आप कार है, आप कार लीज पे दे दें। अब कार को लीज पे देंगे, किराए पे देंगे, उससे जो आपको इनकम आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगी। आप इन्वेस्टर बने, आपको पता है पाकिस्तान में शादियों का सीजन आता है, हर बंदे के पास गाड़ी होती नहीं है, आपने 5-6 लिए हैं करोला, उनको रेंट पे दे देते हैं शादियों के ऊपर, उससे रेंटल इनकम आ रही है, आपकी बिजनेस का पार्ट बनेगी। आप किसी गांव देहात में रहते हैं, वहाँ पे मोटरसाइकिल्स वगैरह नहीं है लोगों के पास, आपने 5-6 मोटरसाइकिल्स ली हैं, आप उनको रेंट पे मोटरसाइकिल्स देते हैं, उनसे आप रेंट वगैरह अर्न कर रहे हैं, वो जो रेंटल इनकम होगी वो भी क्या बनेगी? आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगी। क्यों? बिकॉज वो मूवेबल प्रॉपर्टी से आप अपना रेंट कमा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, रिमेंबर, याद रखिएगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी से आएगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेंट आएगा तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इवन आपका कारोबार ये है कि आपने 15 घर बनाए हैं और 15 के 15 घरों को रेंट पे दे दिया, अगर ये आपका बिजनेस भी है, स्टिल अगर आपने घर, जमीन, जायदाद रेंट पे दी हुई है तो जो उससे रेंट आएगा वो हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। उसके बाद पॉइंट नंबर डी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिएगा। कहता है जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्क, कोई भी बेनिफिट या कोई भी पर्क, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, चाहे वो कन्वर्टेबल इनटू मनी है या नहीं है, derived by a person in course of or by virtue of a past, present or prospective business relationship, कि आपको आपके बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से कोई बेनिफिट हो रहा है या मिल गया था, हो रहा है। अब वो बेनिफिट हो रहा है ड्यू टू योर पास्ट रिलेशनशिप, आप माजी में कोई काम करके दिया था उसकी वजह से बेनिफिट मिला, ड्यू टू योर प्रेजेंट रिलेशनशिप कि आप अभी कुछ काम करके देंगे उसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा, या ड्यू टू योर फ्यूचर इंगेजमेंट कि फ्यूचर में आप ये काम करके देंगे तो उसकी वजह से उसने आज आपको ये बेनिफिट दे दी है। अगर इस तरह के बेनिफिट्स कोई मिले हैं तो वो आपकी बिजनेस रिलेशन की वजह से मिल रही हैं। अगर आपका बिजनेस रिलेशन ना होता तो आपको कभी भी वो बेनिफिट्स नहीं मिलने थे। तो ये जो बेनिफिट्स होंगे ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस कि फॉर एग्जांपल मिस्टर मलिक रियाज कॉन्ट्रैक्टेड विद डीएचए टू बिल्ड फेज 120 इन लाहौर। उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि डीएचए में फेज 120 हमारा कंस्ट्रक्ट कर दो। डीएचए ने कहा कि हम आपको 100 मिलियन देंगे, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट है, लेकिन हम आपको साथ एक कनाल का प्लॉट जो है वो सेम फेज में दे देंगे। उस प्लॉट की वैल्यू कितनी है? 10 मिलियन है। हमें प्लॉट क्यों मिल रहा है? बिकॉज वो डेवलप करके दे रहा है, वो बिजनेस रिलेशनशिप है। अगर मलिक रियाज वो फेज डेवलप ना करता तो क्या उसको ये प्लॉट मिलना था? आंसर इज नो, इसको प्लॉट नहीं मिलना था, क्योंकि उसको ये काम करने की वजह से प्लॉट मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी द पार्ट ऑफ हिज बिजनेस इनकम। तो मलिक रियाज की बिजनेस इनकम 110 मिलियन कंसिडर होगी। अभी जो बेनिफिट्स की बात हो रही है जो बिजनेस रिलेशनशिप से मिल रही होती हैं, रिमेंबर इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिफाई किया है कि जो आपका अगर स्टेट बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अगर वो आपका लोन जो है वो वेव ऑफ कर दे, वो माफ़ कर दे, कोई इंटरेस्ट माफ़ कर दे, तो वो इंटरेस्ट की माफ़ी करना बैंक की वजह से या लोन की माफ़ी करना बैंक के ज़रिए, वो भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। बिकॉज वो आपका बैंक क्यों लोन माफ़ कर रहे हैं? आपके रिलेशन है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसकी वजह से कुछ कर्जा माफ़ कर दे, कुछ सूद माफ़ कर दे। तो अगर आपके बिजनेस का कर्जा या सूद माफ़ हुआ है तो ये भी आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा। उसके अलावा जो मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं या मुदारबा कंपनीज होती हैं, अगर वो कोई मैनेजमेंट फ़ी वगैरह भी अर्न कर रही होती हैं तो वो भी उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनती है। अभी सारी बातें हैं याद नहीं रखनी, सुन ली है, ठीक है, दिस ये चीज़ें हमारी बिजनेस का पार्ट बनेंगी, दैट्स इट। इसके अलावा याद रट्टा कुछ नहीं मारना आपने। उसके अलावा अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जिसका मेन बिजनेस, जिसका काम ही क्या है प्रॉफिट और डेट अर्न करना है, सूद कमाना है, लाइक बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका मेन बिजनेस क्या है? लोन देंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, लोन देंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसका प्रिंसिपल बिजनेस, बुनियादी बिजनेस ये है कि उसने प्रॉफिट ऑन डेट अर्न करना है, वो जो प्रॉफिट ऑन डेट अर्न करेगा वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। मतलब बैंक वाले लोन देते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं तो बैंक की वो बिजनेस का पार्ट है।
मेरा काम नहीं है मैं अपने दोस्त को या किसी को लोन दूँ और मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लूँगा तो वो मेरी बिजनेस का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज मैं एज वो कारोबार कर नहीं रहा, मेरी ये प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। एक कंपनी है वो ट्रैक्टर्स बनाती है और उसने लोन दिया हुआ है अपने एम्प्लॉय को, उसके ऊपर सूद ले रही है। अब वो ट्रैक्टर वाली कंपनी का मेन बिजनेस एक्टिविटी लोन देना नहीं है, तो उसने कोई सूद कमाया तो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट नहीं बल्कि अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक को लोन देता हूँ, बैंक मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, मैं बैंक पे पैसे जमा करवाता हूँ, बैंक को डिपॉजिट कराता हूँ, बैंक इंटरेस्ट देता है मुझे, मेरे जो इंटरेस्ट मिलेगा मैं भी सूद कमा रहा हूँ, बट वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मतलब एफडीआई का पार्ट बन रहा होगा। बट अगर बैंक है, बैंक सूद कमा रहा है, बिकॉज बैंक का मेन काम सूद कमाना ही है, तो बैंक की वो हमेशा इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, Mr. Sam deposited 1 million in HBL. HBL issued a loan to Mr. Man rupees 1 million. HBL charged interest from Mr. Man 2 lakh and paid interest to Mr. Sam 1 lakh. The taxable income of HBL under the head business will be 2 lakh and taxable income of Mr. Sam will be 100 income from other source. क्यों? Because Mr. Sam जो है वो बिजनेस कर रहा है कपड़े का क्लोज मार्केट में। अब क्यों? अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, HBL तो बैंक है और बैंक का मेन बिजनेस क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब जब बैंक को प्रॉफिट आएगा, जो बैंक को ये अर्निंग होगी, जो बैंक को सूद आया होगा, ये बैंक की इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। तो ये बैंक ने सही कमाया। बैंक को जो मिस्टर मान जो उसने आगे लोन दिया 2 लाख लिया, बैंक की बिजनेस में जाना है। अब सैम का तो बिजनेस नहीं है, अगर सैम को ये प्रॉफिट ऑन डेट मिला है तो ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसका एफडीआई का पार्ट बन रहा होगा। तो आई थिंक आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि अगर किसी पर्सन का बिजनेस ही यही है कि वो प्रॉफिट ऑन डेट कमाएगा, तो वो हमेशा उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा। और जिसका ये बिजनेस नहीं है, अगर उसका प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है तो फिर वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। उसके अलावा अगर कोई भी अमाउंट रिसीव होती है बैंकिंग कंपनी को या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को, और ये अमाउंट रिप्रेजेंट कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन को। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने वही पढ़ी है जो आपने एफटीआर में क्या पढ़ी थी, आपने डिविडेंड के टॉपिक में पढ़ी थी कि इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है बाय म्यूचुअल फंड या प्राइवेट इक्विटी फंड या वेंचर कैपिटल फंड जो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट की है, तो वो इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस की पार्ट बनेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट नहीं बनेगी। इसको याद बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, इस पॉइंट को सिर्फ आपने सुन लिया, रीड कर लें, टैप से सिंपल सी बात है। अगर आपने कोई बैंकिंग कंपनी है, देखिए ना कंपनी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर इन बैंकिंग कंपनीज ने या नॉन बैंकिंग कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई किसी म्यूचुअल फंड में, इस तरह की तमाम चीज़ों में, अगर इनको वहाँ से कोई रिटर्न, कोई इक्विटी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन वापस मिल रही है, तो वो उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगी। तो ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कि अगर कोई भी स्केड्यूल बैंक या कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक या कोई भी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट या कोई भी मुदारबा कंपनी या कोई भी लीजिंग कंपनी कोई भी एसेट लीज पे देती है, लीज आप अभी आगे क्या FR2 में पढ़ेंगे, लीज क्या होती है, आप सॉर्ट ऑफ किस्तों पे दे रहे हैं। या अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो है वो अपने एसेट लीज पे दे रही है, चाहे वो उसका अपना एसेट है या नहीं है, चाहे वो उस एसेट की मालिक है या नहीं है, बट वो अगर एसेट लीज पे दे रही है, उस लीज की वजह से, किस्तों की वजह से वो जो प्रॉफिट वगैरह कमा रही है, जिसको किराया या उसको मुनाफा मिल रहा है, वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा। ये भी सिंपल आपने इसको सुनना है और इसको रीड करके आपने आगे चले जाना है, बिकॉज आपके सिलेबस में कंपनी की टैक्सेशन नहीं है। और ये 2 पॉइंट जो है खासतौर पर पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ये पर्टिकुलरली रिलेट कर रहे हैं कंपनी के साथ, तो इनको सिर्फ सुन लें, दैट विल बी इनफ। जो पॉइंट नंबर 1 था जिसमें हमारे ई पॉइंट्स थे वो आपके लिए रेलेवेंट थे, उस बस आपने समझने हैं, दैट्स इट। अब देखें एग्जांपल लेते हैं, एक एमसीबी बैंक है, स्केड्यूल बैंक, उसने एक बिल्डिंग ली हुई है लाहौर में, वो ओनरशिप है, वो उस बिल्डिंग का मालिक है। उसने वही बिल्डिंग क्या की है, खादिम इंटरप्राइजेस को रेंट पे दे दी है 500 रुपये के ऊपर, और उसने 5 गाड़ियाँ रेंट पे दी हैं 200 रुपये के ऊपर, लीज के ऊपर, सॉरी लीज के ऊपर, लीज का मतलब होता है किस्तों के ऊपर। MCB ऑल्सो टेकन अ बिल्डिंग ऑन रेंट इन कराची फॉर हिज ऑफिस पर्पस, उसने कराची में बिल्डिंग रेंट पे ले ली है। दैट अपर पोर्शन ऑफ दैट बिल्डिंग इज गिवन टू रेंट टू मिस्टर भाई एट एन एनुअल रेंट ऑफ ₹50। अब इसकी टोटल इनकम जो है वो 750 होगी। कैसे? अब ध्यान से अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो इसको जो लाहौर की बिल्डिंग से पैसे मिल रहे हैं वो इसकी अपनी बिल्डिंग थी, इसने वो किराए पे दी हुई है, तो वो जो पैसे हैं वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जाएंगे।
जो इसने गाड़ियाँ दी हैं, गाड़ियाँ मूवेबल एसेट्स थी, उससे जो किस्तें किराए आ रहे हैं वो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट जाएंगे। और तीसरा श्रेणी जो हमने अदर सोर्स में पढ़ा था कि आपने किराए पे ज़मीन ली और आगे किराए पर दे दी, तो वो जो है कराची वाली बिल्डिंग वो कहाँ जाएगी, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रही होगी। तो टोटल इसकी इनकम 750 है, लेकिन जो लाहौर की बिल्डिंग से लीज रेंट आएंगे वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, कराची बिल्डिंग के आएंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के, और गाड़ी की लीज जो होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चल रही होगी, बिकॉज बिजनेस रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड सेम एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल नंबर 2 वही एग्जाम्पल रिपीट की है, बस यहाँ पे बता दिया कि प्रॉपर्टी में ये, बिजनेस में ये, अदर सोर्स में इनकम हमारी ये जा रही होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 18 की ये चीज़ें हमारी बिजनेस का पार्ट बनेंगी। तो छोटा सेक्शन है, इसने बस बताया कि ये इनकम बिजनेस में आती हैं, आप इसको याद नहीं करना, इसको सुन लिया, दैट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, सेक्शन नंबर 19 स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ। अल्लाह हाफिज़।